Hello children, welcome my channel Study with Jenny. Today read this chapter 7th class history. Name it the Delhi Sultans. Let's start chapter. इस चैप्टर में बच्चों हम दिल्ली कब कैपिटल बनी और उनके सुल्तान्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी डायनेस्टीज ने यहाँ पर रूल किया था. In chapter 2nd, we saw that regions like the Kaveri Delta become the center of large kingdom. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. तो बच्चों आपने सेकंड चैप्टर में जाना था कि जो कावेरी डेल्टा था वो क्या है, लार्ज किंगडम बन चुका था. और आपने नोटिस भी किया होगा कि जो दिल्ली कैपिटल थी उसका सेकंड चैप्टर में कोई जिक्र भी नहीं किया गया था, कोई उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था. तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली कैपिटल 12th सेंचुरी में बनी थी. उसकी इम्पोर्टेंस, दिल्ली की इम्पोर्टेंस 12th सेंचुरी में हुई. टेक अ लुक एट टेबल फर्स्ट. तो बच्चों यहाँ पर टेबल फर्स्ट को दिखाया गया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे. लुक रीड केयरफुली, और ध्यान से इसे देखेंगे और पढ़ेंगे. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomra Rajput, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Chamanaj of Ajmer. और 12th सेंचुरी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चैमान के नाम से जाना जाता है, उनको परास्त किया. तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले दिल्ली कैपिटल के ऊपर या दिल्ली कैपिटल पर राज किसने किया? तोमर राजपूतों ने. इट वाज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर. और जो दिल्ली है वो तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली क्या बना था? एक इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बना था. Many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples. और यह किस कारण से एक कॉमर्शियल सेंटर बना था कि यहाँ पर जो मैनी रिच जैन्स मर्चेंट्स थे वो यहाँ पर रहते थे, और इन्होंने मैनी टेम्पल्स का कंस्ट्रक्टेड करवाया, उनका निर्माण करवाया. कोइंस minted here called Delhi wall have had a wide circulation. यहाँ दिल्ली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो उस टाइम के लिए काफ़ी प्रचलन में थे. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी. और 13th सेंचुरी के बिगनिंग में, आरंभ में दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट हुई. और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में चेंज हो गई जिसका कंट्रोल इस कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था. टेक अ लुक एट टेबल फर्स्ट अगेन. तो बच्चों टेबल 1 को हम फिर दोबारा देखेंगे. एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत. और हम पाएंगे कि जो 5 डायनेस्टीज थी उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज्य किया. तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले देखा हमने कि तोमर आए, फिर चौहान आए, फिर तुर्किस्त आए, फिर उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? खलजी डायनेस्टी आई. खलजी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद, फिर लोधी डायनेस्टी. तो इस प्रकार से हमने देखा मुख्य रूप से दिल्ली के ऊपर 5 डायनेस्टीज ने राज्य किया. द Delhi Sultanates built many cities in the area that we now know
as Delhi. Look at map first and locate Delhi, Akunha और से सीरी एंड झापना। और जिस एरियाज को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने क्या है अनेक नगर बसाए थे। फॉर एग्जाम्पल जो मैप में दिखाए गए हैं, ये बच्चों मैप में देखिए, ये दिल्ली या कुन्हा दिखाया गया है और सीरी राजधानी दिखाई गई है और झापना। तो आप समझ गए होंगे कि उस टाइम में जो दिल्ली है उसको कई नगरों के रूप में बसाया गया था सल्तनत पीरियड के टाइम में। ये हमें टेबल दिखाई गई है, ये टेबल को बच्चों आप देख सकते हैं दोबारा। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स और although inscriptions, coin and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, तारीख singular और तवारीख plural written in Persian, the language of administrations under the Delhi Sultans। तो हम किस प्रकार से फाइंड करें कि सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी मिले, तो हम इसके बारे में जानेंगे। और हम दिल्ली जो सुल्तान्स थे उनके बारे में किस किस से जान सकते हैं, इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से और आर्किटेक्चर से हम उनके बारे में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और स्पेशली बात करें तो जो हिस्ट्रीज जो तारीख और तवारीख लिखने वाले जो लोग होते थे, खासकर जो हिस्ट्री लिखते थे वे पर्शियन में, उनसे हमें सबसे ज़्यादा पता चलता है। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। और उस समय जो दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी लैंग्वेज कौन सी थी, पर्शियन लैंग्वेज थी, फारसी भाषा में लिखा जाता था। तो हमने जाना कि हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में किन किन से जान सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो मोस्टली हम हिस्ट्री में जानने के लिए इंस्क्रिप्शन का यूज करते हैं, कॉइन्स और आर्किटेक्चर से। और जो हमें लिखा हुई हिस्ट्री मिलती है या तारीख या तवारीख मिलती है उनसे हमें पता चलता है। अब बच्चों ये पिक्चर्स देख सकते हैं, इनमें 4 पिक्चर्स को दिखाया गया है, आप इनको लुक केयरफुली देखिए। और इसमें बताया गया है 4 स्टेजेज इन द मेकिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इनके अंदर एक व्यक्ति है, वो क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को तैयार कर रहा है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो आप जानते हैं बच्चों, 6th क्लास में भी हम जान चुके। मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी रिटन बाय हैंड, जो हाथ द्वारा लिखी जाती थी, या पाम लीव्स के ऊपर लिखी जाती थी, या बुर्ज की छाल के ऊपर लिखी जाती थी, या अदर पर लिखी जाती थी, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो फर्स्ट में ए पिक्चर में देखिए प्रिपेयरिंग द पेपर, वो पेपर को प्रिपेयर कर रहा है। बी पिक्चर में राइटिंग द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट लिख रहा है। और सी पिक्चर में मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेज। और थर्ड पिक्चर में वो किसको, गोल्ड को पिघला रहा है, किसके लिए, जो इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स हैं, पैसेज हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए। और डी में देखिए वो प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, और वो बुक को बाइंड कर रहा है। जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी एक बुक के रूप में तैयार हो गई तो उसको कंपाइल कर रहा है, बाइंडिंग कर रहा है। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्न्ड मैन, secretaries, administrations, poets and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। तवारीख के जो ऑथर होते थे और जो सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, पोइट्स होते थे, और उनके जो कोर्टियर्स होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो व्यक्ति इन घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित एडवाइस भी देते थे। और वो उनके ये सब न्याय संगत एडमिनिस्ट्रेशन के महत्व पर बल देते थे।
तो आप जान गए होंगे कि इतिहास कौन लोग लिखते थे। जो राजा महाराजाओं के, उन सुल्तानों के दरबार में जो खास खास लोग रहते थे, वो लोग क्या है, जो इतिहास में उनके इवेंट्स घटते थे उनके बारे में लिखते थे। वो उम्मीद भी करते थे कि वो लोग हैं जो रूल करें वो क्या है, जस्टिस पे आधारित हो। द सर्कल ऑफ जस्टिस, यहाँ पे एक न्याय चक्र दिया गया है। फ़ख्र ए मुदबी रोट इन द 13th सेंचुरी में उन्होंने ये लिखा है, आ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर एंड सोल्जर कैन नॉट लाइव विदाउट सैलरीज, सैलरीज कम फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। तो उन्होंने बताया है, फ़ख्र मुदबिर ने लिखा है 13th सेंचुरी में कि एक जो किंग होता है वो बिना सोल्जर के उसका काम नहीं चल सकता, उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता। और जो सोल्जर्स है वो बिना सैलरी के काम नहीं कर सकता। और सैलरी कहाँ से आएगी, वो रेवेन्यू कलेक्ट करने से आएगी। और रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, पीजेंट से कलेक्ट किया जाएगा। बट पीजेंट कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रोस्पेरस एंड हैप्पी। और जब वो पीजेंट्स हैं वो तभी रेवेन्यू दे पाएंगे जब वो खुशहाल हों, समर्थ हों। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नर। और ऐसा तभी हो सकता है जब जो किंग है वो क्या है, जस्टिस और ऑनेस्ट हो, और अच्छे वो क्या है, राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो आई होप आपको बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। लेट्स प्रोसीड। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। और ये कुछ बातें हैं, इनको हम अपने माइंड में रखेंगे या ध्यान रखेंगे। द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेज। जो तवारीख या इतिहास लिखने वाले जो ऑथर्स थे वो मोस्टली कहाँ पर रहते थे, वो शहरों में रहते थे, गाँवों में तो कभी कभी शायद वो रहते थे। और विशेषकर कहाँ बताया, वो दिल्ली में निवास करते थे। तो आप ये सोच सकते हो कि ये लोग जब गाँवों के बारे में लिखते थे तो उनकी बातें इतनी ऑथेंटिक नहीं होंगी, क्योंकि ये लोग गाँव में जाते ही नहीं थे। तो ये मोस्टली कहाँ रहते थे, शहरों में रहते थे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। और जो ये सुल्तानों की हिस्ट्री लिखते थे ये क्या है, रिवार्ड्स पाने के लिए लिखते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जैसा चाहते होंगे वैसा ही लिखते होंगे। तो इसमें भी ज़्यादा तथ्यों को जानने की गुंजाइश नहीं होती। These authors advise rulers on the need to preserve and ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. और ये जो ऑथर्स थे, अक्सर जो रूलर्स होते थे उनके बर्थ राइट या जन्म सिद्ध अधिकार और जो ग्रांड डिस्कनेक्शंस या लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की एडवाइस देते थे। उनके विचारों से जो क्या है, सभी लोग क्या नहीं होते थे, एवरीबडी सहमत नहीं होते थे। अब ये देखिए बच्चों, दो वर्ड्स आए हैं इसमें मेन जो बर्थ राइट क्या होता है, बर्थ राइट का मतलब होता है जन्म सिद्ध अधिकार। प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव्ड दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज। तो जन्म के आधार पर देखो ये एक प्रिविलेजेस का क्लेम करते थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो लोग कुलीन परिवार में या कुलीन व्यक्ति होते थे, कुछ खास फैमिलीज में बॉर्न होते थे, तो जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार वो कहते थे कि हमें विरासत में मिला है, तो उसको बर्थ राइट कहते हैं।
तो बच्चों इसके कहने का मीनिंग ये है, जन्म के आधार पर वो क्या है, विशेष अधिकार का दावा करते थे। फॉर एग्जाम्पल, लोग मानते थे जो नोबल्स लोग हैं, कुछ खास परिवारों में जिनका जन्म हुआ है, उनको क्या है, जो शासन करने का राइट विरासत में मिला है। अब इसमें दूसरा वर्ड देखो, जेंडर डिस्टिंक्शंस। जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब है लिंग भेद। social and biological differences between women and men. Usually, these differences are used to argue that men are superior to women. स्त्री जो मैन और वुमेन के बीच में सोशल तथा बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस होते थे, आमतौर पर यह आर्ग्यू दिया जाता है कि ऐसे डिफरेंसेस के कारण मैन और वुमेन की तुलना मतलब जो मैन होते थे वुमेन की तुलना में कैसे होते थे, सुपीरियर होते थे, श्रेष्ठ होते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद क्या होता था। इसी का एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान। 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठी। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिन्हाज-ए-सिराज रिकॉग्नाइज्ड दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as rulers. मिन्हाज-ए-सिराज इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि रजिया सुल्ताना में अपने सभी भाइयों से मोर क्वालिफाइड और एबल थी रूल करने के लिए, लेकिन कोई भी उसको लेकर कंफर्टेबल नहीं था कि एक रानी रूल करे। नोर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली। शी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। और यहाँ तक कि वहाँ के जो दरबारी लोग थे या नोबल्स लोग थे, वो भी ये नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्ताना या एक लेडी स्वतंत्र रूप से रूल करे, और इस कारण से उनको 1240 में राजगद्दी से हटा दिया गया। व्हाट मिन्हाज-ए-सिराज थॉट अबाउट रजिया। और मिन्हाज-ए-सिराज का क्या मानना है रजिया के बारे में। मिन्हाज-ए-सिराज थॉट दैट द क्वींस rule went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men. मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना है कि जो गॉड ने जो सोशल समाज की व्यवस्था बनाई है उसके अकॉर्डिंग जो रजिया थी उसको पुरुषों के सबॉर्डिनेट होना चाहिए, और यह सब क्या है, इससे रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड क्रिएशन, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। और मिन्हाज कहते हैं कि इतनी सब खूबियाँ होने के बाद भी रजिया के अंदर उसको एक स्त्री होने के बाद क्या गेन हुआ। On her inscription and coins, Rajia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish। और रजिया सुल्ताना ने जो इंस्क्रिप्शंस और कोइंस के ऊपर उत्कीर्ण करवाया कि वह इल्तुतमिश की बेटी थी। दिस वाज इन कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी 1260-1289। और इनके विपरीत एक रानी हुई है, उनका नाम रुद्रमा देवी था, और उन्होंने रूल किया 1262 से 1289 तक। ऑफ द काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। और वह आज के जो आंध्र प्रदेश है वारंगल क्षेत्र के काकतीय डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम और हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंड शी वाज अ मैन। और रुद्रमा देवी ने अपने इंस्क्रिप्शंस में जो अपना नाम लिखवाया है वो क्या है, एक पुरुष होने का एक इल्यूजन पैदा करता है। अनादर क्वीन दीदा रूल्ड इन कश्मीर 980-1003। और एक अदर क्वीन हुई है जिसका नाम दीदा था, और उसने कश्मीर के ऊपर रूल किया, और उसका टाइम पीरियड क्या था, 980 से लेकर 1003। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग था। It comes from Didi or elder sister, and obviously
affectionate term given to a loved ruler by her subject। और उनका नाम क्या है, उनको जो टाइटल दिया गया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बड़ी दीदी को दीदी या दीदा कहा जाता है और ओबियसली देखे तो यह माना जाता है कि उनकी प्रजा अपनी रानी के लिए स्नेह भरा संबोधन का यूज करते होंगे। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। और इसमें हम क्या जानेंगे कि गैरिसन टाउन्स क्या होते थे और जो दिल्ली सुल्तान्स थे उनका जो साम्राज्य था वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले टू कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मीन्स भीतरी प्रदेश या आंतरिक प्रदेश। द लैंड्स एडजस्ट टू a city or port that supply if with goods and service। तो किसी सिटी या जो पोर्ट होता है उसके आसपास का जो एरिया होता है जो उस शहर के लिए जो गुड्स और सर्विस की पूर्ति करता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, हिंटरलैंड या आंतरिक प्रदेश या भीतरी प्रदेश कहते हैं। फिर आता है गैरिसन टाउन। तो ये गैरिसन टाउन्स बार बार आएगा इसमें, तो हम गैरिसन टाउन वर्ड को यहाँ पे बच्चों देख लेते हैं। फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स विद सोल्जर्स। तो वो फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स मतलब बसावट विद सोल्जर्स, तो एक किलेबंद बसाव जहाँ पर कौन रहते थे, ओनली सोल्जर्स रहते थे, सैनिक रहते थे। उस जगह को गैरिसन टाउन्स के नाम से जाना जाता था। इन द अर्ली 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons। 13th century के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का जो रूल था वो गैरिसनों के निवास के लिए मजबूत किलेबंद शहरों से कहीं थोड़ा बहुत दूर फैला होगा। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल the hinterland of the cities and were therefore depend upon trade tributes or plunders for supplies। और जो सुल्तान्स होते थे वो क्या है, उनका शहरों से तो कोई संबंध होता नहीं था। इस वजह से जो इंटरलैंड होते थे उन पे कंट्रोल ना होने के कारण उन लोगों को ट्रेड और जो ट्रिब्यूट्स मिलते थे, टैक्स मिलते थे या प्लंडर से लूटा हुआ कोई माल मिलता था, उसी के ऊपर अपनी रसद सामग्री के लिए निर्भर रहना पड़ता था। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। और जो दिल्ली से जो दूर गैरिसन टाउन्स थे, फॉर एग्जाम्पल बंगाल और सिंध, उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था, मोर डिफ़िकल्ट था। रेबिलियन वॉर इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्राइजिल कम्युनिकेशन रोड्स। और जब कभी क्या होता था, या तो कोई रेबिलियन बगावत हो जाती थी, विद्रोह हो जाता था, या कोई वॉर हो जाता था, या कोई बैड वेदर हो जाती थी, उस कारण से उन एरियाज में कम्युनिकेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan weakness। और जो अफ़गानिस्तान से आने वाले जो इन्वेंशन थे, आक्रमणकारी थे या जो हमलावर थे, और उन सूबेदारों से बराबर उनको चुनौती मिलती रहती थी और जरा सा भी उनको जो राजा या सुल्तान की कमजोरी का आभास होते ही द सुल्तान बेयरली सर्वाइव्ड दी चैलेंज। और इन सब चुनौतियों के चलते जो सुल्तान था वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को सर्वाइव कर पाता था, इन सब से बचा पाता था। इट्स कंसोलिडेशंस अक्योर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गयासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। और इनका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में हुआ और इनका जो एक्सपेंशन था वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद
मोहम्मद तुगलक के काल में सबसे ज़्यादा हुआ। इन फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द internal frontier of Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of garrison towns। जो सल्तनत की भीतरी सीमाएं थी उनके अंदर जो कैंपेन चले उनका एम जो गैरिसन टाउन्स थी उसकी पृष्ठभूमि और उसकी जो आंतरिक क्षेत्र था उसको क्या है कंसोलिडेटिंग या सुदृढ़ या मजबूत करना था। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स forest were cleared in the Ganga Yamuna Doab and hunter gatherers and pastoralists expelled from their habitat। और उस कैंपेन्स के दौरान जो फॉरेस्ट थे गंगा यमुना दोआब के आसपास के उनको क्लियर किया गया और जो हंटर्स और गैदर्स लोग थे और जो चरवाहे लोग थे उनको दूसरी जगह हैबिटाट किया गया, उनको दूसरी जगह बसाया गया। दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर्स वाज अनकरेज्ड। और वो लैंड किसको दे दी गई? पीजेंट्स को एग्रीकल्चर करने के लिए दे दी गई और उनके साथ एग्रीकल्चर को भी अनकरेज किया गया। न्यू फॉरेस्ट गैरिसन्स टाउन्स एंड टाउन्स वर इस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट देयर रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। और नए नए फॉरेस्ट बनाए, गैरिसन्स टाउन्स बनाए और वो किस लिए इस्टेब्लिश किए गए? जो ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए और ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रीजनल ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। द सेकंड एक्सपेंशन अक्योर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान। तो अभी हमने बच्चों जाना जो फर्स्ट कैंपेन था वो तो कहाँ चला था? इंटर फ्रंटियर में चला था, आंतरिक भागों में चला था। और अभी ये जो सेकंड जो अभियान चल रहा है वो है एक्सटर्नल फ्रंटियर, बाहरी इलाकों में। तो द सेकंड एक्सपेंशन अक्योर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत मिलिट्री एक्सपेंडिशन इनटू साउथर्न इंडिया स्टार्टिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी सी मैप 3 एंड कल्टिमिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। और दूसरा जो एक्सपेंशन है वो सल्तनत की बाहरी सीमाओं पर हुआ अलाउद्दीन खिलजी के जो रेन में जो साउथ इंडिया को एम करके जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर शुरू किए गए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। इन देयर कैंपेन्स सुल्तान armies captured elephant, horses and slaves and carried away precious metal। और इन कैंपेन्स में सल्तनत की जो सेनाएं थी उनमें एलिफेंट्स, हॉर्सेज, स्लेव्स और जो मूल्यवान धातुएं थी उनको अपने कब्जे में ले लिया गया, उनको कैप्चर कर लिया गया। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन 150 ईयर्स आफ्टर समवॉट humble beginnings in the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent। और जो दिल्ली सल्तनत की जो सेनाएं थी शुरुआत में क्या है अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, बट जो 150 ईयर्स के आफ्टर में मोहम्मद तुगलक के रेन के जो अंत में इस सब कॉन्टिनेंट का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। दे हैड डिफेट रिवाइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज। द सल्तनत कलेक्ट टैक्सीज फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंड जस्टिस इन द रिलेम। और इसने जो शत्रुओं की सेना को क्या किया? डिफेट किया और शहरों के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके सूबेदार और जो एडमिनिस्ट्रेशन मुकदमों के फैसले सुनाते थे उसी के साथ जो पीजेंट्स थे उनसे कर भी वसूलते थे। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी। लेकिन जो इतना इफ़ेक्टिव, इतना विशाल क्षेत्र था उसको कंट्रोल की सीमा तक और कितना प्रभावी था करना। तो ये क्या है इस एरिया में जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके कैंपेन इनटू साउथ इंडिया में जहाँ जहाँ अभियान चले थे उनको इस मैप में दिखाया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं
मीनार दिखाई गई है हमें। ये मीनार है कुआत अल इस्लाम मॉस्क्यू एंड मिनरेट बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी। और ये जो मीनार है कब बनाई गई थी? 12th सेंचुरी के आखिरी जो डिकेट है उसमें बनी कुआत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी जो मीनारें बनाई गई थी। दिस वाज द congratulations mosque of the first city built by the Delhi Sultans, described in the chronicles as Delhi Akunha, the old city। और यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में क्या थी? सिचुएटेड थी। और इसको इतिहास में इस शहर को दिल्ली एक कुनार या द ओल्ड सिटी भी कहा गया है। द मॉस्क्यू वाज अनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी एंड द मीनार वाज बिल्ट बाय टू सुल्तान्स कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। और इस मस्जिद में इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने तो क्या है इसका विस्तार किया, इसका एक्सपांड किया। और जो मीनार थी वो किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी मीनारों का निर्माण करवाया। अब यहाँ पे देखते हैं ये कुआत उल इस्लाम मस्जिद बनाई है इस पिक्चर्स में, इसकी मीनारें बनाई गई हैं। आप इस आर्किटेक्चर को देख सकते हो कितना खूबसूरत है उस टाइम का। द मस्जिद A mosque is called a masjid in Arabic, literally a place where a Muslim protests in reverence to Allah. In the congregations, mosque, masjid, jami or jami masjid, Muslims read their prayers, namaz together। जो मस्जिद है ये क्या है? अरबी का वर्ड है और जिसका मीन्स क्या है? ऐसा स्थान जहाँ पर क्या है जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या करते हैं? अल्लाह की आराधना करते हैं। और वहीं पर जो जामा मस्जिद है वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुस्लिम्स क्या हैं? प्रेयर्स करते हैं, एक साथ नमाज अदा करते हैं। मेंबर्स ऑफ द congregations choose the most respected learned male as their leader imam for the rituals of prayers. He also delivers the sermon khutbah during the Friday prayers। और जब नमाज की जो रस्म अदा की जाती है, जो वो सारे नमाजी लोग होते हैं उनमें से जो सबसे लर्नड मेल होता है उसको लीडर या इमाम के रूप में चुन लिया जाता है। और उस जो फ्राइडे को जो प्रेयर की जाती है उसके दौरान, नमाज के दौरान क्या किया जाता है? सरमन या खुतबा पढ़ा जाता है। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। और जब ये मुस्लिम अपनी प्रेयर अदा कर रहे होते हैं तो अपना फेस मक्का की तरफ करके खड़े होते हैं। इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, दिस इज कॉल्ड द किबला। और ये इंडिया के अंदर मक्का वेस्ट में पड़ता है और इसे किबला के नाम से जाना जाता है। हम आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए The Delhi Sultans built several mosques in cities all over the subcontinent. These demonstrate their claims to be protectors of Islam and Muslims. Mosques also helped to create the sense of a community of believers who shared a belief system and a code of conduct। जो दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उन्होंने जो सारा जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर शहरों में अनेक मस्जिदें बनवाई। इससे क्या है जो मुस्लिम्स हैं उनके इस्लाम के रक्षक होने का या प्रोटेक्टर होने का दावे को बल मिलता है। और जो समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले जो श्रद्धालु हैं वो परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करते हैं। It was necessary to reinforce
this idea of a community because Muslims came from a variety of background। और एक समुदाय का अंग होने का बोध प्रबल होता करना जरूरी है, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। तो हमें यहाँ पे एक मस्जिद दिखाई गई है। ये मस्जिद किसकी है? मोट की मस्जिद कहते हैं इसको। और ये किसके रेन में बनवाई गई थी? सिकंदर लोदी का जो मिनिस्टर था मीर भुआ, उसने इस मस्जिद को बनवाया था। तो आप बच्चों जान गए होंगे कि इस मस्जिद को कौन सी मस्जिद कहते हैं? मोट की मस्जिद कहते हैं। और सिकंदर लोदी ने सिकंदर लोदी के काल में जो उसका मंत्री था मीर भुआ, उसने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर देखो मॉस्क्यू दिखाई गई है। कौन सी मॉस्क्यू है? जमाली कमाली। क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक। इसमें हम खलजी और तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। द कंसोलिडेशन ऑफ आ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। दिल्ली सल्तनत जैसे इतनी बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए क्या है? रिलायबल्स गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेशंस की नीड होती थी, रादर देन अपॉइंटिंग एंड लैंडेड चीफ्टेंस एज गवर्नर्स द अर्ली दिल्ली सुल्तान। तो यहाँ पर हम अर्ली दिल्ली सुल्तान्स की बात करते हैं। वो क्या है? अपने जो चीफ्टेंस और जो गवर्नर्स होते थे, स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव परचेज और मिलिट्री सर्विस कोल्ड बंदगान इन पर्सियन। और जो इल्तुतमिश है वो क्या है? जो उनके जो स्लेव होते थे उनको क्या है? सामंत और जमींदारों के स्थान पर उनको सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। और पर्शियन लैंग्वेज में स्लेव्स को बंदगा कहा जाता था और इन स्लेव्स को मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज किया जाता था। दे वर केयरफुली ट्रेंड किया जाता था इनको टू मैन सम ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम। और इनको बड़े ही जो मोस्ट ऑफिशियल पॉलिटिकल जो पद होते थे उनके ऊपर इनको बिठाया जाता था। सिंस दे वर टोटली डिपेंड अपॉन देयर मास्टर। और ये टोटली अपने मास्टर के ऊपर ही डिपेंड होते थे क्योंकि इनको परचेज किया जाता था। द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिले अपॉन दैम। और जो सुल्तान होता था इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता था। स्लेव रादर देन सन्स। और द सुल्तान वर एडवाइज आ स्लेव हुम वन हैज ब्रोट अप एंड प्रमोटेड। जो सुल्तान थे जो स्लेव्स को क्या है? ब्रोट अप करते थे, उनका पालन पोषण करते थे, उनको प्रमोट करते थे। मस्ट बी लुक्ड आफ्टर, इट नीड्स आ होल लाइफ टाइम एड गुड लक टू फाइंड वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव। और इस कारण से क्या है? उनका अगर लक अच्छा हो तो उनको लाइफ टाइम के लिए अच्छे स्लेव मिल जाते थे। और ये स्लेव बड़े ही योग्य और अनुभवी होते थे। वाइज मैन का कहना है कि वाइज मैन हैव सेड दैट आ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन आ सन। और जो वाइज पर्सन है उनका कहना है कि जो एक्सपीरियंस और योग्य और अनुभवी जो स्लेव होते हैं वो बेटे से भी बढ़कर होते हैं। द खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यूड टू यूज बंदगान एंड आल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बार्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स। और जो खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते हैं और साथ में ही उनके जो क्लाइंट या आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को क्या है? पॉलिटिकल जो राजनीतिक पद हैं उन पर बैठाते रहे हैं। दे वर अपॉइंटेड एज जर्नल एंड गवर्नर्स। हाउ एवर दिस आल्सो इंट्रोडक्टेड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो क्या है? जो बड़े बड़े पोस्ट हैं जर्नल्स की और गवर्नर की, सेनापति और सूबेदार जैसे पद उनको दिया जाते थे। इनके कारण है क्या? कई बार पॉलिटिकल स्थिरता पैदा हो जाती थी। यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे क्लाइंट एक कीवर्ड है। क्लाइंट का मतलब है आश्रित, समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शंस ऑफ अनदर आर डिपेंड और हंगर ऑन।
जो कोई व्यक्ति आपको प्रोटेक्शंस देता है तो आप उसके ऊपर क्या है, डिपेंड हो जाते हो, उसको क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयली टू देयर मास्टर एंड पैट्रन्स बट नॉट टू देयर हायर्स। जो स्लेव होते थे वो, स्लेव या जो क्लाइंट्स होते थे वो क्या है, अपने जो मास्टर या उनका जो राजा होता था उसके प्रति तो लॉयल होते थे, लेकिन जो आने वाले उनके सक्सेसर होते थे या उनके बेटे होते थे या उनका कोई रिश्तेदार होता था उसके प्रति नहीं। न्यू सुल्तान हैड दे आर ओवन सर्वेंट। जो नया सुल्तान आता था उसके अपने सर्वेंट होते थे। एज अ रिजल्ट द असेशंस ऑफ अ न्यू मोनार्च ऑफन सा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। और इस कारण यह रिजल्ट निकलता था, जो न्यू मोनार्च होता था वो उसके और जो ओल्ड और जो न्यू नोबिलिटी होती थी उसके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते थे। द patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many Elites, and the authors of Persians Tuarikh criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices। और जो क्या है, कई बार जो ये स्लेव लोग या क्लाइंट लोग होते थे इनको जो दिल्ली के सुल्तान होते थे बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर बिठाते थे। इसके कारण जो नोबल लोग होते थे वो कई बार शॉक्ड हो जाते थे, और इसके कारण जो तवारीख लिखने वाले जो इतिहासकार हैं वो भी दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। और यहाँ पे दिखाया ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान महमूद तुगलक। महमूद तुगलक ने जिन लोगों को बड़ी बड़ी पोस्टें दी, जो निम्न जाति के लोग थे, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। उसमें बताया गया कि सुल्तान मोहम्मद ने अपॉइंटमेंट किया किसको, अजीज खुमार, जो क्या था, एक वाइन डिस्टिलेटर था, मतलब शराब बनाने वाला और बेचने वाला था। फिरोज हजाम एक बार्बर था, और मनका तबाख एक कुक था, और 2 गार्डनर्स थे, लड्डा और पीरा, उनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी। ये बात किसने बताई है, जियाउद्दीन बार्नी ने बताई है। 14वीं सेंचुरी में एक क्रॉनिकर हुए हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि मोहम्मद तुगलक ने किन किन लोगों को उन जो निम्न जाति के थे ऊंची ऊंची पोस्टें पर अपॉइंटमेंट किया। Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying siege। और जो पहले वाले जो सुल्तान थे खलजी और तुगलक के शासकों ने भी जो उनके कमांडर्स होते थे उनको अलग अलग इलाकों के जो सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। These lands were called इक्ता एंड देयर होल्डर्स वाज कॉल्ड इक्तेदार और मुक्ति। और जो लैंड्स इनको दी जाती थी इन सूबेदारों को वो क्या कहलाती, इक्ता कहलाती थी, और इसको जो होल्ड करता था या संभालने वाला होता था उसको इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ मुक्तिज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर देयर इक्ताज। और जो ये लोग होते थे, सूबेदार लोग होते थे या मुक्ति लोग होते थे, इनका क्या काम होता था, इन लोगों की ड्यूटी होती थी कि जो लॉ है उसके लॉ को मेंटेन करके रखना, ये उस एकता को, उस एरिया को बनाए रखना। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्तेज कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। और जो ये सूबेदार लोग थे ये क्या है, अपनी जो मिलिट्री सेवाएं देते थे उसके बदले में जो एरियाज होते थे उनसे क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और दे आल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यू। और इस रेवेन्यू से जो सैनिक होते थे उनको भी ये क्या है, सैलरी पेड करते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तिज वाज मोस्ट इफेक्टिव if their office was not inheritable and if they were assigned iktaj for a short period of time before being shifted। और इन सूबेदार को कंट्रोल करने के लिए, मुक्तियों को कंट्रोल करने का सबसे इन्फ्लुएंस तरीका
यह था कि इनके जो पद थे उनको वंश परंपरागत ना बनाया जाए, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को ये पोस्टें ना दी जाएं और थोड़े थोड़े टाइम में जो इकता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय नौकरी में इन नियमों का सख्ती से पालन किया गया। अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। और मुक्ति लोग थे, उनके द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था स्टेट के अंदर, उनको चेक करने के लिए अकाउंटेंट को अपॉइंट किया गया। केयर वाज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। और इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जो मुक्ति लोग जो टैक्सीज को कलेक्ट करते हैं वो स्टेट के अंदर लगाया गया है या निर्धारित किया गया उसी के अकॉर्डिंग हो, और जो सोल्जर्स को रखा गया है वो भी तय किया गया उसी के अकॉर्डिंग हो। एज द दिल्ली सुल्तान ब्रोट द इन इंटरलैंड ऑफ द cities under their control, they forced the landed chieftains, the samant and rich landlord to accept their authority। और जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर जो इन हिंटरलैंड के एरिया होते थे उनको अपने कंट्रोल में ले आए, और उन्होंने जो लैंडलॉर्ड होते थे, सामंत होते थे और जो जमींदार लोग होते थे उनको अपनी अथॉरिटी के सामने झुकने के लिए बाध्य कर दिया गया। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रोट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओवन कंट्रोल। और अलाउद्दीन खिलजी है उसके शासनकाल में जो लैंड रेवेन्यू का निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने कंट्रोल में ले आया। द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टेंस टू लाइवी टैक्सीज वर कैंसल्ड एंड दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सीज। और जो लोकल सामंत होते थे उनसे कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि उन्हें भी स्वयं टैक्स पे करने के लिए फोर्स किया गया। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशंस मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। और जो सुल्तान्स थे उन्होंने क्या है जो ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से अपने पास रखा। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेन एंड लैंडलॉर्ड सर्व्ड द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड असेसर। जो पुराने चिफ्टेन्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने सल्तनत की सेवा करने के लिए वहाँ का राजस्व रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए लगाया गया। देयर वाज 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस लिए जाते थे उस समय में। ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। अलाउद्दीन खिलजी के समय 3 टैक्स लिए जाते थे। जो कल्टीवेशन पर लिया जाता था उसको खराज कहते हैं। जो पीजेंट्स जिस भी चीज़ का प्रोडक्शंस करते थे एग्रीकल्चर में उसका 50% लिया जाता था। सेकंड ऑन कैटल मवेशियों पे ऊपर कर था। थर्ड ऑन हाउसेज के ऊपर कर था। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान। और याद रहे कि सबसे ज़रूरी क्या था, सब कॉन्टिनेंट का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के जो सुल्तान के अधिकार के बाहर ही था। इट वाज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर एंजॉइंग साउथर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों को कंट्रोल करना कठिन था और साउथ इंडिया की विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से क्या है इंडिपेंडेंट हो गया। इवन इन द गंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज द सल्तनत फोर्स कुड नॉट पेंटेट। और यहाँ तक कि जो गंगा के मैदानी इलाके थे और उनमें
जो घने फॉरेस्ट वाले एरियाज थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं क्या थी, अक्षम थी। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक could force their control in these areas but only for a short duration. अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन एरियाज पर क्या है, जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे पर अधिकार कुछ समय तक ही वो उस पर कंट्रोल कर पाते थे। The Mongols under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultans faced their onslaught soon after. गांगिस खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में नॉर्थ ईस्ट ईरान में टोक्सियाना पर अटैक किया और इसके थोड़े समय बाद ही ओनस्लोट उनको अटैक झेलना पड़ा। Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq rule. अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के अटैक बढ़ गए थे। This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi which posed a huge administrative challenge. Let's us see how to sultans deal with this. और इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। और आइए देखेंगे कि दोनों सुल्तानों ने इन चुनौतियों का मंगोलों से किस प्रकार से सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस। अलाउद्दीन खिलजी के समय 2 बार अटैक हुए, इन 1299 में और 300 में, और दूसरा अटैक हुआ 1302 1303 में। एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रेंज। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। द मंगोल्स आर्मी वाज डिफीटेड। मंगोल आर्मी को डिफीट कर दिया गया। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्स टू प्लान अटैक ऑन ट्रांसोक्सियाना। मोहम्मद तुगलक क्या है, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया था अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को लेकर और उनकी रिसोर्सेज को लेकर, और उसने प्लान बनाया ट्रांसोक्सियाना पर आक्रमण करने का। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। और इसके लिए उसने एक स्थायी सेना खड़ी कर ली थी अटैक करने के लिए ट्रांसोक्सियाना पर। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिटी फॉर हिज सोल्जर। सी मैप फर्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए गैरिसन का निर्माण करवाया, उसका नाम सीरी था, और उसको हम मैप 1 में देख सकते हैं। रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन द ओल्डेस्ट ऑन द 4 cities of Delhi, Delhi Akuna was imposed on its residents and the soldiers garrisoned there. और नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 सिटीज में से सबसे पुरानी जो सिटी थी दिल्ली एकुना, वहाँ के निवासियों को वहाँ की जगह खाली करवाकर वहाँ पर गैरिसन शहर बसाया। द रेजिडेंट्स ऑफ ओल्ड सिटी वर सेंट टू न्यू कैपिटल टू दौलताबाद इन द साउथ। और पुराने शहर के जो निवासी थे उनको साउथ की जो नई राजधानी कैपिटल बनाई थी दौलताबाद, वहाँ पर भेज दिया गया। द सोल्जर्स हैड टू फेड। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। सोल्जर्स का पेट भरने की
समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि को टैक्स के रूप में कि एग्रीकल्चर की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ पीजेंट्स यील्ड, और जो पीजेंट्स की जो पैदावार का 50% हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाने लगा। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज tax to feed the army, but to meet the expense of maintaining such as large number of soldiers, the sultans levied additional taxes. This coincided with famine in the area, और सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की जो विशाल संख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने एडिशनल टैक्स भी लगाए, और इसी दौरान क्या है, अकाल भी पड़ा। द सोल्जर्स हैड टू पेड अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर सैलरी इन कैश रादर देन इक्ता। सैनिकों को वेतन देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता के स्थान पर अब नकद वेतन देना शुरू किया। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाइज फ्रॉम मर्चेंट्स इन द दिल्ली, एंड इट वाज दस feared that merchants would raise their prices. To stop this, Alauddin Khilji controlled the prices of goods in Delhi. Prices were carefully surveyed by officers, and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सैनिकों के लिए आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, और उन्हें यह डाउट था कि जो मर्चेंट लोग हैं अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इन्हें रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किया, और अफसर बड़ी सावधानी से इन कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, और जो मर्चेंट निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें क्या है, सज़ा दी जाती थी। मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर्स की सैलरी। मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड टोकन करेंसी समव्हाट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी। जो मोहम्मद तुगलक ने कीमतों को कंट्रोल करने की जगह उसने कुछ आज की जो कागजी मुद्रा होती है उस तरह की एक टोकन मुद्रा चलाई, बट मेड ऑफ चीप मेटल्स नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन वो क्या है, बहुत ही सस्ती धातु थी, लाइक दैट सिल्वर और गोल्ड की तरह कॉस्टली नहीं थी। दे वर वेरी स्मार्ट, लोग बहुत ही स्मार्ट थे। दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को वो सेव करने लगे, एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू स्टेट विद दिस टोकन करेंसी। और जो स्टेट में जितने भी टैक्स पे किए जाते थे वो उस करेंसी से पे करने लगे। दिस चीप करेंसी कुड आल्सो कंट्रफाइड इजीली, और ये सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्कों को बड़ी आसानी से बनाया जा सकता था। Alauddin administrative measures were quite successful, and chronicles praised his range for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव जो उन्होंने कदम उठाए थे वो सक्सेसफुल रहे, और उनकी कीमतों की कमी और बाज़ार में वस्तुओं की कुशलता आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत ही प्रेज की गई। ही सक्सेसफुली विदस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेंशन, और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल के आक्रमणों के खतरों का भी सक्सेसफुली से सामना किया। मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर अ फेलियर। मोहम्मद तुगलक द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जो कदम उठाए थे वो बेहद ही असफल रहे। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ
डिजास्टर, और उनका कश्मीर पर जो आक्रमण था वो भी पूरी तरह विफल रहा। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वाइट ट्रांसोक्साना एंड disbanded his large army. Meanwhile, his administrative measures created complications, और तब उसने जो ट्रांसोक्सियाना पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधी जो भी कदम उठाए थे उनमें कई परेशानियां पैदा हो गई। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वाज resent the raging of taxes and famine in the Ganga-Yamuna belt lead to widespread rebellions, and finally the token currency had to be recalled। और दौलताबाद ले जाए जाने के कारण जो लोग थे वो बहुत ही एंग्री थे। करों में वर्दी और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से परेशान जनता रिबलियन पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंत में जो टोकन मुद्रा थी वो वापस लेनी पड़ी। इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक failures we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultanate planned a campaign to capture Mongol territory। इन तमाम फेलियर्स कामों के बाद भी जो मोहम्मद तुगलक है उसको कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि सल्तनत की जो हिस्ट्री है उसमें पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने की योजना बनाई थी। अनलाइक अलाउद्दीन्स डिफेंसिव मेजर, मोहम्मद तुगलक्स मेजर वर conceived as a part of military offensive against the Mongols। और जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का जो बल क्या था, प्रतिरक्षा पर था, वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन ने जो कदम उठाए थे उनमें क्या डिफरेंस थे। जो मोहम्मद तुगलक ने कदम उठाए थे वो क्या है, मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो कदम उठाए थे वो बल प्रतिरक्षा पर जोर देना था, उसको प्रोटेक्टिव करना था। द सल्तनत इन द 15th and 16th century। टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन। टेबल 1 को फिर दोबारा देखें। You will notice that after the Tughlaqs, the Sayyid and Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526। और आप इस टेबल को दोबारा देखेंगे तो पाएंगे कि जो तुगलक्स थे उसके बाद सैयद तथा लोधी डायनेस्टियों ने रूल किया। और कब तक रूल किया, 1526 तक दिल्ली और आगरा पर। बाई द जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैज had independent rules who established flourishing states and prosperous capitals। और जब तक क्या है, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे साउथ इंडिया में वो इंडिपेंडेंट रूप से स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, और उनकी जो कैपिटल्स थी वो परस्प्रेस या समाज थी, और राज्य क्या है फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासकों के समूह उभर रहे थे। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administrated। और इस काल में जो स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो कुछ क्या है बहुत ही मोर पावरफुल थे। शेर शाह सूरी 1545 उन्होंने मतलब शेर शाह सूरी ने 1540 से लेकर 1545 तक रूल किया। स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड
eventually changed and defeat the Mughal Empire Humayun 1530 to 1540, 55, 56। तो हुमायूं ने कब से कब तक रूल किया? 1530 से 1504 और 1505 से 1506। जो शेरशाह सूरी था उसने अपनी लाइफ की कैरियर की शुरुआत बिहार में अपने चाचा के यहाँ छोटी सी टेरिटरी के एक प्रबंधक या मैनेजर के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की जो मुग़ल सम्राट हुमायूं था उसको चुनौती भी दी और डिफेट भी किया। आल्दो द सूर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स। और जो सूर डायनेस्टी थी उसने रूल कितने ईयर किया? 1540 से 1555 तक, 15 ईयर तक उसकी सूर डायनेस्टी ने रूल किया। इट इंट्रोडक्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड दैम मोर एफिशिएंट्स। और इन 15 साल के रूल के दौरान उन्होंने प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले इन तरीक़ों को अपनाकर उन्हें और भी एक्टिव। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशंस बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर 1605 when he consolidated द मुग़ल एम्पायर। और महान सम्राट अकबर जब 1566 से 1605 तक उन्होंने रूल किया, जब मुग़ल साम्राज्य को कंसोलिडेटेड किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो बच्चों अपना चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी प्रकार से हम अन्य वीडियो भी लाते रहेंगे।